बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शुएब मरगूब और आप देख रहे हैं दारा नज़र पाकिस्तान का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल माय पाकिस्तान। और हम पिछले दो प्रोग्राम में बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान ना बनता तो क्या होता, और क्या पाकिस्तान के क़याम में सिर्फ हमारा मुसलमानों का और हज़रत कायद-ए-आज़म का रोल है, या इंडियंस जो एक एग्रेसिवनेस थी उसने हज़रत कायद-ए-आज़म को मजबूर किया कि पाकिस्तान बनाएं। जैसा कि इस वक्त मसीह भाई जो हैं वो इंडिया में तशद्दुद का शिकार हैं और वो भी सोच रहे हैं कि वो केरला के अंदर अपनी अलग से रियासत बना लें। ये मतलब जो मुझे मेरी 2-3 दिनों में राब्ते में यूट्यूब पर मुख्तलिफ बैरूनी लोगों से, वो कहते हैं कि हमें अपनी अलग रियासत बनानी पड़ेगी क्योंकि 5.7% जो क्रिश्चियंस हैं वो इंडिया में हेट क्राइम्स का इस तरीके से शिकार हैं कि वो ख़ुद अपनी रियासत में, जहाँ वो अक्सरियत में, अक्सरियत से मतलब डोमिनेंट है, वहाँ पे ज़्यादा एक हमागिर है, वहाँ पे वो नहीं कर सके। मणिपुर में नहीं कर सके जो उनकी अपनी थी, नागालैंड में नहीं कर सके जो उनकी अपनी थी। तो वहाँ अब ये मतलब इस तरीके से एक परसेप्शन बड़ी तेज़ी के साथ उभर रहा है कि हम जो हैं वो एक अलग स्टेट्स बनाएं। तो दो कौमी नज़रिया जब एक्चुअली मौजूदा सिनेरियो में मुझे 3 कौमी नज़रिया नज़र आता है कि क्रिश्चियनिटी जो है उनको भी एक अलग मुल्क चाहिए था 1947 में, जो मसीह भाई नहीं समझ सके और जो कायद-ए-आज़म ने फोर्सी कर लिया। मैंने जैसा कि अर्ज़ किया था कि 70 साल आगे की सोच रहे थे, तो हमारे जो मसीह भाई हैं वो 70 साल आगे की नहीं सोच सके। अगर वो 70 साल आगे की सोच लेते तो नरेंद्र मोदी इस वक्त अपनी औकात में होते। वो अब बेऔकाते इसलिए हुए हैं कि वो अपना, उनको कहीं से रोक टोक नहीं हुई, और मुस्लिम ममालिक जो हैं वो इतने उनके बिज़नेस नहीं था, इतनी उनके इंट्रैक्शन नहीं थी इंडिया के साथ कि वो उनको फोर्सफुली करते। अब बहरहाल चूँकि इंट्रैक्शन उनकी है, करोड़ों जो हिंदू हैं वो दुनिया भर में हैं, और मुस्लिम ममालिक में भी उनकी तादाद मतलब करोड़ के लगभग होगी। तो अब वो इस पोजीशन में हैं कि अपना मुक्का दिखा सके नरेंद्र मोदी को, और दिखाते भी हैं, और इसीलिए मतलब वो कहीं कहीं जो है एकदम हथियार फेंक देता है। इसीलिए नरेंद्र मोदी अभी तक बिल्कुल चुप हैं दुनिया के भर में जो कुछ उनके बारे में हो रहा है, और जितना वो कॉर्नर हुए हैं। तो बैक टू द पवेलियन, वापस आ जाते हैं अपने पवेलियन की तरफ। हम पहले पिछले हमने में बात की थी दो चीज़ों की, एक रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, और दूसरी हमने बात की थी कि इंडिया ने जो है ना वो जबरन जो है ना मुख्तलिफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स को जो है ना वो अपनी कॉलोनी बनाया, अपने अंदर जस्ट किया, जिसमें और फोर्सफुली उन्होंने जबरन अपने साइन किया रहा है। मैंने मणिपुर का जिक्र किया था, मैंने सिक्किम का जिक्र किया था। तो मैं यहाँ थोड़ा सा दोबारा बता दूँ, मैं रेफरेंस भी दे दूँ थोड़ा सा, कि जब वो कहा जाता है कि जब वो अपने अंदर जम करवा रहे थे मणिपुर को 1949 में, तो वहाँ के जो किंग थे वो उनकी कैद में थे। एक अखबार के एक रिसर्च के मुताबिक अखबार की, मणिपुर के जो किंग थे वो उनके दरवाजे बंद थे और अंदर मारपीट हो रही थी। ये मतलब एक जरीदे ने कहा। और दूसरा जो है रिंको खोमक चंद का एक आर्टिकल था जो मतलब 21 सितंबर 2019 को शाया हुआ था, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे लिखा था कि गन पॉइंट पर रियासत को जो है ना वो शामिल कराया गया इंडिया में। तो इस तरह की सिचुएशन चल रही थी 1947 के बाद। तो अगर मतलब अंग्रेज़ चले जाते और वो हमें हिंदुओं के रहम करम पर छोड़ जाते और हमारे बानी पाकिस्तान इतने इससे पीछे हट जाते इन चंद बेवकूफ़ किस्म के अनासिर की बात पर, तो हमारे साथ बड़ा बुरा असर होता। वही होता जो मणिपुर में आज हो रहा है और जो मणिपुर में पहले हुआ था 1949 में। तो मैं ज़रा उनके एग्जैक्ट लफ्ज़ पढ़ के सुना दूँ जो मतलब रिंको खोमक चंद साहब ने लिखे थे। वो कहते हैं कि डिस्कशन ऑन मणिपुर मर्जर एग्रीमेंट हेल्ड एट द रेडलैंड शिलोंग, उनका मतलब इस वक्त कैपिटल था, और उनका जरीदे का रेफरेंस शिलोंग टाइम्स said it was an annexation, but our intellectuals were afraid to use it. Manipur's kings Maharaja Bodh-Chandra Singh was reportedly forced to sign the Manipur merger agreement with India at gunpoint. So on September 21, 1949, after Indian forces surrounded its palace and cut communications, effectively ending Manipur's independence, the agreement merged Manipur into the Indian Union from October 15, 1949। अच्छा, सेम स्ट्रेटजी थी जो उन्होंने मीर उस्मान अली के साथ जो हैदराबाद के थे नवाब, उनके साथ 1948 में की थी। महीना वही था अक्टूबर का, तो अक्टूबर उनको शायद कोई फेवरेट ही लगता है, तो वहाँ पर ऑपरेशन पोलो किया था, यहाँ पर ऑपरेशन गन पॉइंट किया होगा। तो इसी तरह सा इलाक़ उन्होंने जूनागढ़ के साथ किया था।
तो जूनागढ़ के जो हुक्मरान थे वो भी 1947 में पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते थे। अब भी हमारे मुख्तलिफ जो फेडरल गवर्नमेंट के बजट्स हैं उनमें उनके लिए फंड्स रखते हैं, क्योंकि जूनागढ़ के नवाब पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते थे, लेकिन उसका घेराव किया गया। आरएसएस के जो तरबियत याफ्ता गुंडे थे उन्होंने स्टेट के अंदर मुदाखलत की, उसके बाद फोर्सेस चली गई और इंडियन फोर्सेस जो थी उन्होंने उस पर एक कहते हैं कि कब्ज़ा कर लिया। तो नवाब साहब ने वो जलावतन होकर नवंबर में 1947 में पाकिस्तान आ गए और यहाँ उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बना ली। और फिर वहाँ पे झरलो रेफरेंडम हुआ, जैसे आज हो रहा है। जो मुर्दा हैं वो वोट डाल रहे हैं, जो जिंदा हैं उनको वोट का हक कोई नहीं है। और ईसीआई जिसके मुखफ़फ़ जो है केचवा बनता है, तो वो कहते हैं जो वहाँ का केचवा है इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो कर ही कुछ नहीं रहे, वो सो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है वो सोते हुओं को देख कर ख़ुद भी सो गई है। तो ये मतलब इंडिया में जुडिशल सिस्टम और इलेक्शन का सिस्टम है जो झरलो है। इसी तरह के झरलो इलेक्शन में वहाँ उन्होंने कराए और जूनागढ़ में और इलेक्शन जीत गए। तो जैसे अब हो रहे हैं वैसे उस वक्त भी हो रहे थे। बिहार, महाराष्ट्र और हरियाणा के इंतखाबात को आप देख लें, वहाँ पे भी रिसेंटली क्या हुआ है। तो एक अपना जो मॉडल है एक बाहर के मुल्क में, उन्होंने 21 वोट डाले। मॉडल ने 21 वोट डाले। जो राहुल गांधी ने अपनी एक केचुआ के ख़िलाफ़ कैंपेन चलाई, उसमें उन्होंने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से साबित किया कि उसमें 21 वोट डालें। और जो उनके थे वो उन्होंने, जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं, जब वीडियो मांगी गई तो उन्होंने कहा मैं नहीं देता वीडियो। हमें साझा करती हैं क्या, यानी हमें ज़ेब देते हैं कि हम ख़वातीन की वीडियो दें कि वो वोट डाल रही हैं। और फिर जब उन पर ज़्यादा तनकीद हुई तो उन्होंने डांस करते हुए तस्वीरें अपलोड कर दी, फिर एक वीडियो अपलोड कर दी कि देखे जी ये हमारे जो अपना SIR करवा रहे हैं वो तो बड़े खुश हैं, क्योंकि तकरीबन कोई 25 के करीब जो उनके रजिस्टरिंग अथॉरिटी के थे लोग, उन्होंने खुदकशियाँ कर ली हुई थी, मौत के मुंह में चले गए हुए थे, कोई हार्ट अटैक से, कोई खुदकशी से, कोई किसी चीज़ से, कोई किसी चीज़ से। और वहाँ पे कोराम किसी कैफे थे, तो फिर उन्होंने ये वीडियो डाली कि देखे जी केचवा के लोग तो यहाँ पे बड़ा खुश हैं। तो केचवा को डांस की तस्वीरें डालते हुए ठीक लगता है, लेकिन वोट की जो तस्वीरें हैं वो डालते हुए उसको बुरा लगता है। वो उसको साझा करती हैं क्या, तो ये मतलब उनके जो एक मैनेजमेंट का सिस्टम है वो ये। तो जम्मू कश्मीर को देख लें, मैंने पिछले में भी जिक्र किया था कि वहाँ मतलब इतनी हमागीर अक्सरियत थी मुसलमानों की, लेकिन इंडियंस ने उसको मुख्तलिफ रियासतों में 3 रियासतों में तोड़ दिया। तो क्या कर लिया, अगर हम वहाँ पे होते तो क्या हम उनको बचा पाते? हम बिल्कुल भी नहीं बचा पाते कश्मीर को, तो इससे भी बुरा हाल होता। अच्छा, ये जो वहाँ पे एक और उन्होंने बनाया जिसको एनिमी प्रॉपर्टीज़ एक्ट कहते हैं। एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट भी जो है ना वो 50s में अपना नेहरू गवर्नमेंट ने नाफिज किया। और इस प्रॉपर्टी के तहत जिस ख़ानदान का कोई एक आदमी भी पाकिस्तान आ गया है उसकी सारी प्रॉपर्टी उन्होंने ज़ब्त कर ली है, सारी की सारी प्रॉपर्टी उन्होंने ज़ब्त कर ली। जैसा कि लियाकत अली ख़ान थे, जैसा कि कायद आज़म के अभी वहाँ पे जायदादें हैं, नहीं दे रहे वो हमें। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बार बार मांग चुकी हुई है, नहीं दे रहे। अभी सुना है कि वहाँ पर वो कुछ और बना रहे हैं। तो सारी प्रॉपर्टी जो मतलब उनकी डॉक्यूमेंट पे अपना कोई तकरीबन 22-23 हज़ार कीमती प्रॉपर्टीज़ थी वो उन्होंने ज़ब्त कर ली थी। सिर्फ एक आदमी था जिसको वहाँ गए बगैर वो प्रॉपर्टी मिल गई थी, और वो था मलून अहमद रुश्दी। अहमद रुश्दी की कोई तकरीबन मौजूदा वैल्यू में दिल्ली में 5 अरब रुपए की प्रॉपर्टी थी, जिसमें वो गए भी नहीं थे। ख़रीदो फरोख्त का झगड़ा था कोई, तो उसमें उन्होंने यही जो बाद में जिसने बाबरी मस्जिद का एक ऐसे फेक मुकदमा दिया था, और यही उसमें चीफ जज थे जिन्होंने फ़ैसला दे दिया, राजन गगोई ने। और उन्होंने कहा कि नहीं जी इनका तो राइट बनता है तो उनका राइट इस्टेब्लिश कर दिया। बाकी जो थे, चाहे वो मतलब अयोध्या के नवाब हों, चाहे वो भोपाल के लोग हों, चाहे वो नवाब पटौदी हो गया, सैफ अली ख़ान हो गया, इनकी प्रॉपर्टी भी उन्होंने ज़ब्त कर ली हुई थी। तो ये नामी ग्रामी लोग थे। तो और जो लोग पाकिस्तान आए थे, हिजरत कर गए थे, उन सब की जायदादें उन्होंने, कीमती जायदादें ज़ब्त कर ली थी, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, दिल्ली में हो, कहीं भी हो, बिहार में हो, कहीं भी हो। तो जायदादें ज़ब्त करके उनको बेघर करके यही फ़िलासफ़ी अब चल रही है। और रोज़ वो घर मकानात दुकानें गिरा रहे हैं, रोज़ गिरा रहे हैं। अभी मस्जिद शहीद की है उन्होंने बड़ी नारे लगाते हुए। तो मुसलमान जब एक मेजॉरिटी आ जाए 73-74% की, जो जदीद रिपोर्ट मैंने अभी बताया ना, ओपन डोर ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें उन्होंने क्रिश्चियंस की आबादी 5.7 या 5.6% बताई है, और हिंदुओं की आबादी, हिंदू का मतलब ये नहीं कि सारे हिंदू हैं, वो जो दलित हैं उसको भी हिंदू मिला लेते हैं। जैसे कि मैंने पिछले में भी कहा कि 8% जो कबायली जो हैं वो हिंदू नहीं है, उसके बाद करोड़ों दलित जो हैं वो हिंदू नहीं है, और बहुत से लोग जो हैं ना वो हिंदू नहीं हैं।
तो शेड्यूल कास्ट और ओबीसी शोबीसी जो वहाँ पे मुख्तलिफ तरह के हैं उसमें वो हिंदू नहीं हैं, लेकिन कहलाते हिंदू हैं। जो किसी की भी पूजा करता है वो उनको सबको उन्होंने हिंदू कह दिया हुआ है। चाहे वो इवन वो तो सिखों को भी हिंदू शुमार करते हैं और वो मतलब बुद्ध मत को भी हिंदू करार देते हुए, हालांकि उनका किताबों पे और उनकी उस पर बड़ा फ़र्क आता है। तो बाहर क्या है, वहाँ पे जो मतलब एक चल रहा था सिलसिला रीऑर्गेनाइजेशन का, रीऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने जो है ना वो अब बहुत से जो है ना उसमें रियासतों को तोड़ फोड़ दिया, जैसा कि और मतलब वो रियासतें जो हैं अब कहीं नज़र नहीं आएंगी आपको। अब देखें जी 3 वहाँ पे थी स्टेट्स, गोवा की थी, दमन की थी और दीव की थी। इसको बचाने के लिए पुर्तगालियों के साथ उन्होंने जंग लड़ी, जदोजहद लड़ी और इसको फिर उन्होंने दिसंबर 61 में हड़प शड़प करके तो एक ही बना दिया और इन दोनों की तोड़ा ताड़ी करके गोवा एक अलग स्टेट बना दी। तो ये कहाँ अब वो पुराने जो हैं वो सारे ट्रेवनकोर एक बड़ी एरिया होता था, अब कहीं नज़र ही नहीं आता। कोई छोटा सा कहीं खत्ता पिता कहीं इस किसी का नाम शायद उन्होंने रखा हुआ है, तो कहीं पता नहीं है कि कहाँ गया वो। तो रीऑर्गेनाइजेशन में वो भी कहीं गुम आ गया। और कहते हैं कि बीपी मेनन साहब थे जो मतलब इस सारे के पीछे थे। पहले 1956 में फजल कमीशन एक उन्होंने बनाया था, जैसे कोई होंगे कांग्रेस के कोई मुसलमान जिन्होंने, फजल कमीशन ने ये कहा था कि आप रियासतों को नस्ली बुनियाद पर तोड़ दें, नस्ली बुनियाद पे तोड़ दें, कबायली बुनियाद पे तोड़ दें और मतलब इस तरीके से तकसीम करें कि किसी की अक्सरियत ना रहे और वहाँ पे जो मतलब उनके अपने ख़ित्तों के साथ जिन नस्लों की शनाख्त है वो ख़त्म हो जाए। तो वो उन्होंने ख़त्म कर दी और 14 रियासतें और 6 मरकज़ के ज़ेर टेरिटरीज़ बनाएंगी नवंबर 56 में। उधर 14 रियासतें थी, अब 22 के करीब हैं, तो 24 के करीब हैं। तो अब मतलब रियासतों को मुसलसल वो तोड़ फोड़ करते फिर हैं। तो फिर उन्होंने 2 और रियासतें बनाई कि जो मतलब महाराष्ट्र के जो एरिया था उसको भी मराठी बोलने वालों में और गुजराती बोलने वालों में तकसीम कर दिया। अब मराठे इस वक्त भी वहाँ पे कैंपेन चल रही है। अब जब उन्होंने ज़ुबानों की बुनियाद पे की तो वहाँ पे ज़ुबानें ताकतवर हो गई। अब ये हो गया कि महाराष्ट्र में चूँकि मराठी बोलने वालों पे एरिया मुश्तमिल था, तो वहाँ पे अब ये जंग चल रही है कि हिंदी बोलने वाले यहाँ क्यों आ गए में। भुगतो भाई, जब तुमने बनाई है मराठी की बेस पे बनाया है तो मराठापन की बेस पे, तो अब आप मराठी ज़ुबान को वहाँ पे वो मार रहे हैं जो जिसको कहते हो ना मार्शल या प्योर इंडियंस जिसको कहते हैं, तो उनके लोगों को वहाँ पे पिटाई हो रही है कि कह रहे हैं। और हद तो ये है, एक इतना अफसोसनाक वाक़या है कि एक नाबीना लड़की थी, वो उसको मराठी नहीं आती थी, तो उसको एक जो मराठन अपना भारतीय जनता पार्टी की थी उन्होंने उसको मारा, नाबीना को मारा कि तू अंधी तो है तो सीख क्यों नहीं सकी, और अगर तू मराठी लैंग्वेज नहीं बोल सकती तो यहाँ रहती क्यों है। तो इस तरह की जो अफसोसनाक कर्बनाक मतलब इंसिडेंट्स हैं वो वहाँ पे ज़ुबान के बेस पे हो रहे हैं। तो इसी तरीके से उन्होंने फिर जब आंध्र प्रदेश की तोड़फोड़ की तो रियासत हैदराबाद के भी कुछ हिस्से इधर उधर कर दिए। उसके बाद आंध्र प्रदेश एक्ट में रद्दोबलद होता, तंजीमें होती रही। 2014 तक मोदी ने आने से पहले, आने के बाद धड़ाधड़ जो है ना उसमें तब्दीलियाँ की, तो अक्सरियत जो वो इधर उधर कर दी गई। 2000 में भी उन्होंने 3 रियासतों को तोड़ दिया। तो अगर पाकिस्तान ना बनता तो ये रियासतें उस वक्त हिस्से बखरे हो चुकी होती। आधा जो सिंध है वो राजस्थान में उन्होंने कर दिया होता, डंडे के ज़ोर पे मार मोड़ दिए होते, जैसे मार रहे हैं। तो वो कहते जी सिंधी टेररिस्ट हैं और निमट लेते वो इनसे। तो क्योंकि आलमी बरादरी उस तक तो इंडिया के साथ थी, अब नहीं है। अब इंडिया जो है ना इसीलिए बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो गया। अभी उसने नताइज नहीं भुगते ना, जिससे जो कर रहे हैं उसके नताइज इंटरनेशनली निकलेंगे। और डेमोक्रेट्स ने और रिपब्लिकन्स ने इवन इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप पे ये दबाव डाला हुआ है कि इनको जो है वो इंडिया को परसिक्यूशन की वजह से एक जो 3rd क्लास होता है ना, तीसरे दर्जे का मुल्क, उसमें शामिल कर दिया जाए तो उनके ट्रेड बंद हो जाएगी। वर्ल्ड वाइड ट्रेड जो है ना वो किसी ऐसे मुल्क के साथ हो नहीं सकती जहाँ पे इस तरह के हेट क्राइम्स हो रहे हों और जो उनकी परसिक्यूशन की कैटेगरी में चला जाए। चला तो गया है, लेकिन अभी चूँकि उनकी जो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है उसने किया है, उसकी बात को यूनाइटेड नेशन वजन तो देता है, लेकिन जहाँ ज़रूरत पड़े तो अभी अब जो है ना उन पे ऑफिशियल आ रहा है। और अब जो क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे ओपन डोर है या क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर्स वगैरह हैं, ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ पे दबाव डाल रही हैं कि भाई बस करो, अब इंडिया पे दबाव डालो। जो मंजरनामे थे इंडिया के वो बदल दिए उन्होंने। और मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि जैसे 1941 में जो है ना वो हमारे पंजाब की आबादी जो है वो उसमें तकरीबन 53.2% मुसलमान थे,
और बाकी 30% हिंदू और 30% हिंदू और बाकी सिख 20% सिख वगैरह थे। अब पोजीशन ये है कि अगर मतलब जैसे उन्होंने अभी हरियाणा को तोड़ के अलग कर दिया, तो इसी तरीके से उन्होंने पंजाब को भी आधा मिला मिलू के कहीं कर देना था और हमारी अक्सरियत ख़त्म हो जानी थी सारे डिलिमिटेशंस में, रीऑर्गेनाइजेशन में। जैसे उन्होंने अभी मकबूजा जम्मू कश्मीर में कश्मीर की नशस्तें कम कर दी और जम्मू की ज़्यादा कर दी, जहाँ पे डेमोग्राफिक चेंज लाए वो 1947 में, जो 3 रोज़ा कत्ल 3 महीने पर मुश्तमिल 2.5 महीने पर तो मुश्तमिल कत्लेआम के बाद उन्होंने डेमोग्राफिक चेंज कर दिया वहाँ पे। और उनका मतलब था कि जहाँ थोड़ा फ़र्क है शहरों में उनको मॉनिटर और मैनेज कर सकते हैं, तो इसी तरीके से वो यहाँ पे मैनेज कर लेते हैं। तो अभी आप देखें कि उत्तर प्रदेश से मुसलमानों ने हिजरत की। उत्तर प्रदेश में इस वक्त तकरीबन कोई 20% के करीब जो है ना वो 19 + 20 और कुछ 22 और बाद में 24% तक कहा जाता है कि मुसलमान हैं। लेकिन नशस्तें कितनी हैं? भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर 0/0 यानी 0/0। तो उन्होंने कोई कैंडिडेट मुसलमान खड़ा ही नहीं किया, ना लोकसभा में, ना राज्यसभा में, और ना ही मकामी जो MLA कहलाते हैं लोकल असम्बली के मेंबर्स उसमें। तो और मुसलमानों की निश्चितों पे जीत गए। मुसलमान लीडरशिप जो है वहाँ पे जेलों में है। तो अगर 21 की जो मरदमशुमारी अगर हम उसको देखें, तब भी मतलब डेमोग्राफिक के लिए इंडियंस वहाँ पे इतने पावरफुल थे कि वो चाहते तो मुसलमानों को ही रेलिवेंट कर देते आज की सिचुएशन में। तो पाकिस्तान ना बनता तो पूरा जो मतलब एरिया है वो उसी सिचुएशन में होता है जिस सिचुएशन में आज है। तो मतलब हिंदुस्तान का मुसलमान जो आज भुगत रहा है वही मतलब उस ज़माने का मुसलमान भुगत रहा होता। सारे मतलब हम सारे के सारे भुगत रहे होते। जो 24 करोड़ पाकिस्तान में ये वहाँ पे होते और वही भुगत रहे होते जो वहाँ पे इस वक्त 19.6% या 24% तक जितने भी हैं, मतलब कोई सही डेमोक्रेटिक उन्होंने बताया नहीं। अब मैं थोड़ा सा इस तरफ आता हूँ कि मतलब हिंदुस्तान के तकसीम होने में क्या रोल है मतलब इंडियंस का, सावरकर के पैरोकारों का, उनके जानशीनों का, जो रेडिकल्स थे वहाँ पे, जो इंतहा पसंद थे, जो फंडामेंटलिस्ट हिंदू थे, उनका क्या रोल था। तो पिछले में मैंने थोड़ी सी बात की थी कि जी जो मतलब वहाँ का रेडिकल एलिमेंट है वो नावलों की बेस पे कर रहा है, क्योंकि इंडियंस ये समझते हैं कि नावल जो हैं या किस्से कहानियाँ जो हैं, दास्तानें जो हैं वो असल हिस्ट्री हैं, बाकी सब फजूल है। जो दर्सी कुताब हैं वो फजूल हैं, तो वो फिल्मों पे बिलीव करते हैं, फिल्म जो उनको तारीख दिखा देते हैं उसको मानते हैं। तो जब हज़रत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने 14 नुकात पेश किए, जिसमें बेसिक ये था कि जी वो चाह रहे थे कि जो हिंदू और मुस्लिम हैं उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट हो, और 3-4 जो मतलब इदारे हैं या महकमे वो मरकज़ के कंट्रोल में हों, और बाकी इंडिपेंडेंट हो, वो अपना जो मर्ज़ी करें। यूनियन के अंदर रहते हुए जो हिंदू थे वो कुछ और चाह रहे थे। तो पावर ट्रांसफ़र से पहले एक ये प्रपोज़ल आई थी जो 14 पॉइंट्स थे, वो हिंदुओं ने रिजेक्ट कर दिए। तो मतलब हमारा यूनियन के अंदर रहना जो है वो तकरीबन नामुमकिन हो गया। 14 पॉइंट्स में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके रिजेक्शन की वो हिंदुओं पे जाती है, और डॉक्टर ज़करिया साहब जो उन्होंने भी इस पर काफ़ी काम किया है, और उन्होंने 2 नेशन थ्योरी के हवाले से जो है ना वो वजाहतें की है। अच्छा, इसके बाद जो फोकस है वो किस पर है? वो कांग्रेस पर है, क्योंकि कांग्रेस के और रेडिकल एलिमेंट जो थे RSS के, वो चाहते ही नहीं थे कि मुसलमान वहाँ पर रहें। वो मुसलमानों को एक अलग मुल्क में धकेल रहे थे। अभी भी किसी ने कहा है कि जो डिलिस्ट किया जा रहा है लोगों को, जो घर गिराए जा रहे हैं, तो इंडिया में जो 140 करोड़ लोग हैं उन सबको पाकिस्तान भेज दो। क्योंकि जुल्म सितम हो रहा है ना, तो हिंदुओं ने अब ये कहना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान भेज दो। तो मतलब हम वहाँ पे इतने पॉपुलर हैं, पाकिस्तान इंडिया में बड़ा पॉपुलर है इस वक्त ना, तो कि पाकिस्तान भेज दो। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना उन पे आयद होती है पार्टीशन की। इनएविटेबल हो गया था, क्योंकि कांग्रेस लीडर जो हैं वो चाह ही नहीं रहे थे कि जी अपना पाकिस्तान मुसलमानों को वो राइट्स दिए जाएं जो उनका राइट्स बनते हैं एज़ पर जो भी इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं उनके मुताबिक। तो कायद-ए-आज़म ने जब 2 नेशन थ्योरी पेश की और उन्होंने ये अज्यूम कर लिया कि नहीं इकट्ठे रह सकते, तो मतलब ये थ्योरी जो है पीछे चली गई। अच्छा, कम्युनल वायलेंस वहाँ पे होते रहे। जब डायरेक्ट एक्शन डे हुआ तो 1946 में इतना ज़बरदस्त कम्युनल वायलेंस हुआ कि उसको वो रोक नहीं सके, और कांग्रेस जो है वो ख़ुद भी इस चीज़ को भारती रही। और मतलब आपने देखा कि जी हिंदू इस कदर रेडिकल थे कि उन्होंने अपने लीडर गांधी को मार दिया, और इस पर जो कातिल है वो हीरो है और जो मकतूल है वो विलन है। गॉडसे पर इंडिया में एक फ़िल्म बनी और उसमें उसको हीरो के तौर पे पेश किया कि गांधी चूँकि इंसाफ देने में नाकाम रहा था तो उसका मतलब राइट ही बन गया कि मार दे। यही इस वक्त वहाँ पे भी है, क्योंकि वो उनके समृद्धि में यही है
कि जो उनके बड़ी ज़ात है वो किसी को भी कत्ल कर सकती है। तो जब सर रेडक्लिफ साहब तशरीफ़ लाए तो उन्होंने भी कहा कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी और सदर्न पार्ट्स होंगे जहाँ हिंदू जो हैं वो मेजॉरिटी में, वो वहाँ पे बना लें। उसके बाद नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट में जहाँ मुस्लिम अक्सरियत में, वहाँ मुसलमान अपनी गवर्नमेंट्स बना लें और इस तरीके से जो है ना वो रन करें। लेकिन ये मामला जो है ना ये भी आगे इसलिए नहीं चल सका कि इंडियंस चाहते नहीं थे कि ये मामला चले। और जहाँ भी इंडिया को ये पावर दी गई कि वो 3 महकमे अपने पास रखें, जो कायदे-आज़म का भी एक परसेप्शन था कि वो उनकी मेजॉरिटी है, वो किसी भी चीज़ को बुलडोज़ कर देंगे जैसे आजकल कर रहे हैं। तो जैसे जब वो खुद मानते हैं, मतलब इंडियंस ये मानते हैं कि जो मुआहदा उनका हरी सिंह के साथ हुआ था, लोग महाराजा कहते हैं, मैं तो महाराजा मानता नहीं हूँ उनको। तो जो उनके खुद मतलब हुक्मरान थे, उन्होंने जो कहा था कि डिफेंस फाइनेंस और इस तरह के जो 3 महकमे फॉरेन अफेयर्स के वो अपना इंडियंस के पास रहेंगे, बाकी सारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होगी। लेकिन उन्होंने सारा कुछ हत्या के लोकल को तो ख़त्म ही कर दिया। जब 12-13 बार वहाँ पे सदर राज गवर्नर राज लगा तो 1996 के बाद तो लोकल असेंबली 2-4 साल के लिए, उसके बाद तो टूट फूट का शिकार रही। तो कभी ढंग की वहाँ पे असेंबली में नहीं बनी, ढंग के इलेक्शन नहीं हुए, इलेक्शन भी हुए तो झरलों किस्म के हुए। तो वही लोग आते रहे जो अब भी आए हुए हैं और बेबस हैं, शेख अब्दुल्ला और उनकी फैमिली। तो बाहरकैफ जो रेडक्लिफ थे वो भी मतलब नाकाम हो गए। और 1937 से जो हिंदू महासभा और जो कुछ वो कर रहे थे, वो ये चाह ही नहीं रहे थे कि मुसलमान जो हैं वो हिंदुस्तान में रहें, और वो कह ही रहे थे। और ख़ुद मतलब श्यामा प्रसाद मुखर्जी का था कि ये हिंदू राष्ट्र है, ये कॉन्सेप्ट है और हम इसको इसके बेस पे अपना मुल्क बनाएंगे। तो गोलवलकर जो मतलब उनके गुरु कहलाते हैं, आरएसएस के गुरु, क्योंकि उनका ब्रेन था, जो पेशे के अतबार से तो बहुत पढ़े लिखे और टीचिंग इंस्टीट्यूट से थे और प्रोफेसर थे, जिन्होंने कैशू साहब जो थे बालेराम, तो हेडगेवार, उन्होंने जो बनाई थी ऑर्गेनाइजेशन, उसके जो ब्रेन चाइल्ड हैं, यहाँ का जो दिमाग है वो गोलवलकर थे। तो वो तो बड़े एग्रेसिव और एंटी मुस्लिम, एंटी क्रिश्चियन और इस तरह के थे वो, इसलिए ये भी ख़त्म हो गया। अब कहते हैं कि जी सावरकर का क्या रोल था पाकिस्तान के बनाने में। तो सावरकर जो है वो, उसकी पूरी टीम ने बड़ी डट के मुखालफत की थी कैबिनेट मिशन की। कैबिनेट मिशन की इसलिए की थी कि ब्रिटिश विड्रॉल के बाद वो कुछ तो चाह रहे थे कि किसी तरह का कॉन्स्टिट्यूशन बन जाए और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ एक इंटरम गवर्नमेंट फॉर्म हो और इंटरम गवर्नमेंट जो है उसमें कुछ इख्तियार दे दिए जाएँ, 3 टियर गवर्नमेंट हो। और 3 टियर्स में वो कहीं ना कहीं चाह रहे थे कि उनको मतलब कोई हो जाए। अच्छा, अब आप देखें कि इंडियंस ने जो, जैसा मैंने थोड़ा सा जिक्र पिछले में किया था कि अपने पास वजारतें रखी थी होम की, इंडियन जो है वो होम पे बिलीव करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि होम की वजह से उन्होंने पर्चे देने, मुकदमे देने। अब भी आप देखें कि जिस वक्त मैंने कहा कि इस वक्त तकरीबन 60,000 के करीब क्रिश्चियंस इस किस्म के मुकदमों में जेलों में, 57,000 जो जिनकी अक्सरियत जो वो फेक है, जाली है। और मुसलमान तो खैर बेतहाशा ही हैं और UAPA में हैं और इस तरह के मुकदमों में। तो जो कुछ भी मतलब उन्होंने रखा था उसमें उन्होंने अपने पास जो है ना वो मुसलमानों को उन्होंने फाइनेंस दे दिया था कि मतलब ठीक है, पैसे वैसे इकट्ठे करते रहें, क्योंकि ये मतलब जो उनकी हिंदू राष्ट्र है उसके बनाने में रुकावट नहीं बनता था। रुकावट बनता था होम मिनिस्ट्री अगर होती तो इसमें वो उनको पकड़ लेते, मुकदमे दे देते जिस तरह की इंतहा पसंदाना हरकतें करते। और अगर ऐसी कोई भी और मिनिस्ट्री होती तो उन्होंने करना था। तो उन्होंने इनको मुसलमानों के तरफ से जो थे जोगिंदर नाथ, तो उनको लॉ दे दिया, जो अब्दुल मिनिस्टर साहब थे उनको कम्युनिकेशन दे दिया, और जो इब्राहिम चंडीगढ़ थे उनको कॉमर्स दे दिया, लियाकत अली ख़ान साहब को उन्होंने फाइनेंस वगैरह का दिया। और ख़ुद अपने पास जो है ना वो वाली वजारतें रखते जिनकी बेस पर जो है ना वो मुदाखलत कर सकते थे दूसरों के मामलात में। यानी सबसे अहम उनके नज़दीक तो यही थी कि कानून का निफाज जो है ना वो है। और इसके बाद जो कुछ वहाँ पे मामला तय पाए, जिस तरीके से इंडियंस ने काम किया, तो बिल्कुल ही दिल बैठ गया। 1947 में रेजोल्यूशन, लाहौर रेजोल्यूशन पास हो चुका हुआ था, मुसलमानों को पता लग चुका हुआ था कि वो इंडियन टेरिटरी में नहीं रह सकते। कायदे आज़म ने जो है ना, जैसा मैंने पहले अर्ज़ किया कि जिस 70 साल आगे देख के हमें बता दिया था कि हम हिंदुस्तान में रहेंगे तो मेजॉरिटेरियन जो है, एथनोक्रेसी जो है, क्योंकि इंडिया इस वक्त जो है ना वो एथनोक्रेटिक कंट्री में हो गया। और अपना डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को स्टडी करने वाले जितने भी यूरोपियन अमेरिकन इंस्टीट्यूट हैं, उन सब ने उनको निचले दर्जे पे रख दिया हुआ है, निचले दर्जे पे रख दिया हुआ है। भी डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे अमेरिकन कोई हो, तो उन सब में जो है ना इंडियंस की अब कोई औकात नहीं है, उनको चेहरा नज़र आ रहा है अपना। तो अगर पाकिस्तान ना बनता तो
मैं कायदे आज़म ने जो विज़न हमें दिया था मेजॉरिटेरियनिज़म का, कि वो हमें बुलडोज़ कर देंगे, हमारी अक्सरियत को हमें पसमानदा कर देंगे, माशी तौर पर हमारे वसाइल पर भी कब्ज़ा कर लेंगे, मतलब यहाँ जो कुछ मादनियात पाई जाती हैं तो ये सारे वो ले रहे होते हैं अभी। ये इन सब पे भी इंडियंस का कब्ज़ा होता है, जैसा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर की मादनियात पे उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है, जिस पर हम आइंदा किसी प्रोग्राम में बात करेंगे। तो इसके साथ ही सोए मुर को इजाज़त दीजिए, हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही किसी और प्रोग्राम के साथ। खुदा हाफिज़।